हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी कहानी है कश्मीर हाईवे पर काम करने वाले एक ट्रक ड्राइवर मनोज की, जो कि एक 35 वर्षीय व्यक्ति था और उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हो गई थी। और उसके बच्चे थे, रोहन और काजल, और उसकी माँ रेखा। मनोज अपने घर में एक लौता था कमाने वाला। उसकी कमाई भी घर पर पूरी नहीं पड़ती थी। फिर एक दिन जब वो काम के लिए निकल रहा था, तब उसकी माँ रेखा उससे कहती है, अरे मनोज, बात मान मेरी। ट्रक ड्राइविंग के काम में ज्यादा कमाई नहीं हो रही है, घर चलना मुश्किल हो रहा है, और रोहन और काजल की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। मेरी बात मान, कोई और काम देख ले। इस पर मनोज कहता है, कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ काम आता भी तो नहीं है, और दूसरा काम ढूंढना क्या इतना आसान है, जैसे तैसे चला लो अभी। फिर रेखा उससे कहती है, चल ठीक है, इतने पैसे में मैं काम चला लूंगी, मगर तूने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है। देख, बच्चे बिना माँ के कैसे पल जाएंगे। अब वैसे भी तेरी अपनी उम्र भी क्या हुई है, अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी तुझे शादी करने के लिए। मेरी बात मान और शादी कर ले। रोहन और काजल को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। इस पर मनोज थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, माँ, तुमने फिर से वही जिद करना शुरू कर दिया। दूसरी औरत आएगी तो पता नहीं वो रोहन और काजल को किस तरह का व्यवहार करेगी। आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं होता है मुझे। आप सिर्फ रोहन और काजल के ऊपर ध्यान दीजिए। इतना कहकर वो काम के लिए निकल पड़ता है, और रेखा अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, पता नहीं क्या होगा इसका, कितना भी संभालूं मगर समझता ही नहीं है। अभी समय है इसके पास शादी करने का। ज्यादा समय हो गया और ज्यादा उम्र हो गई तो इससे कोई शादी भी नहीं करेगा, मगर ये मेरी बात सुने तब ना। फिर मनोज ट्रक में कच्चा माल लेकर बताई हुई जगह पर जाने लगता है, और वो कश्मीर हाईवे पर जाता है। तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में ही उसका ट्रक बंद पड़ जाता है, और ये देखकर मनोज काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है, क्योंकि उस समय रात भी बहुत ज्यादा हो रही थी और उसकी माँ और बच्चे घर पर इंतजार कर रहे थे। पैसों की तंगी की वजह से उनके घर में सिर्फ एक ही फोन था जो कि मनोज इस्तेमाल करता था। उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो एक और फोन ले सके, जिस वजह से मनोज घर पर फोन करके ये भी नहीं बता सकता था कि वो यहाँ पर फंस गया है, और वो वहीं पर ही कहीं बैठ जाता है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। रात बहुत हो गई थी और वो बहुत ज्यादा थक गया था, जिस वजह से उसकी आंख लग जाती है और उसका पता भी नहीं लगता। फिर एक औरत ने उसको उठाया और वो कह रही थी कि अरे साहब, उठ जाइए, क्या आप ही इस ट्रक के मालिक हो। ये सुन मनोज की आंख खुल जाती है, और वो जैसे ही इस औरत को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसके काले घने और लंबे बाल थे, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, और वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। मनोज उसकी सुंदरता पर तुरंत मोहित हो जाता है और कहता है, जी ये ट्रक मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ इस ट्रक को चलाता हूँ। इस ट्रक का मालिक तो कोई और है, मगर आपका कोई काम था क्या। इस पर वो औरत कहती है, मैं यहाँ फंस गई हूँ और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है, अपने घर जा पाऊँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। इस पर मनोज कहता है, जी जी बिल्कुल, आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं लेकर चलता हूँ। इस पर वह औरत कहती है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर मनोज कहता है, अरे कोई भी बात नहीं, मैं आपको बिना पैसों को छोड़ देता हूँ, और वैसे भी इतनी रात को आपके जैसे इतनी खूबसूरत औरत को यहाँ ऐसे हाईवे पर ऐसी बारिश में रहना सही नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका आपके घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मनोज का धन्यवाद करती है, और उसके बाद वह दोनों ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। फिर मनोज उससे कहता है, तो बताइए कहाँ पर है आपका घर। इस पर वह औरत कहती है, मेरा घर दिल्ली में है, वो बहुत ज्यादा दूर होगा, मगर सच कहूं तो मैं अपने घर जाना नहीं चाहती। ये सुन मनोज कहता है कि क्यों नहीं जाना चाहते हो अपने घर।
इस पर वह औरत थोड़ा रोती है और कहती है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी नई नई शादी हुई थी, मगर मेरा पति अक्सर मुझे मारता पीटता रहता है। वह मुझे यहाँ घूमने के लिए लेकर आया और एकदम से उसको मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया। धन्यवाद। और गुस्से में वह मुझे यही छोड़कर चला गया। उसने मेरे हाथ से पैसे भी छीन लिए और मुझे ऐसे ही यहाँ पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। इतना कहकर वह औरत रोने लगती है और को उस औरत की ये हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती और वह कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। ये सुन वह औरत कहती है, जी बोलिए ना, क्या कहना है आपको मुझसे। इस पर मनोज कहता है, मेरी पत्नी को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं अपने बच्चों के लिए एक माँ देख रहा था। अगर आप चाहे तो क्या आप। इससे आगे मनोज कुछ नहीं कहता, मगर उसकी वह बात सुनकर वह औरत मुस्कुरा देती है और मनोज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उस औरत के ऐसे मुस्कुराने का मतलब है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। और ऐसे ही खुशी में मनोज उसके बाद उस औरत को मंदिर लेकर जाता है और वह दोनों वहाँ शादी कर लेते हैं। फिर मनोज उस औरत को अपने ट्रक में बिठाकर अपने घर लेकर आ जाता है और उस औरत को वहाँ देख मनोज की माँ काफ़ी हैरान रह जाती है और मनोज से कहती है, अरे मनोज, कौन है ये औरत और तू इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया है। इस पर मनोज कहता है, माँ, ये तेरी बहू है, हमने मंदिर में शादी कर ली। ये सुनकर रेखा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है, ये कैसी बातें कर रहा है तू। तूने मुझसे पूछा बिना शादी कैसे कर ली, और है कौन है ये और कहाँ से आई है। ये सुन मनोज कहता है, अरे माँ, तुम ज़्यादा सोचो मत, इसका नाम पूजा है और ये भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान रही है। इसको भी अपनी ज़िंदगी में किसी जीवन साथी की ज़रूरत थी और मुझे भी, इसलिए मैंने सोचा कि इससे शादी कर लेता हूँ। इसके भी दुख दूर हो जाएंगे और मेरे भी। हाँ, तुम ही तो मुझसे अक्सर कहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, तो अब तुम इतना ज़्यादा पूछताछ क्यों कर रही हो। ये सुन रेखा कहती है, पूछना पड़ता है बेटा, क्योंकि तुझे नहीं पता कि आजकल किस किस तरीके की औरतें घूम रही हैं। ये सबको लूटने की फिरत में रहती हैं। अब तुझे इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता भी है या ऐसे ही शादी करके ले आए इसको। याद रखिए, यहाँ 2 बच्चे भी रहते हैं और तूने इसको सब कुछ बता दिया है कि तेरे 2 बच्चे हैं और तेरी शादी हो चुकी थी, मगर तेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है। ये सब कुछ। यह सुन मनोज कहता है, हाँ माँ, मैंने सब कुछ बता दिया है उसको मेरे बारे में, और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। और अब रोहन और काजल को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। कहाँ है वो दोनों। इस पर रेखा कहती है, वो दोनों तो अभी सो रहे हैं, कल मिल लेना उन दोनों से। इतना कहकर रेखा वहां से थोड़ा गुस्से से चली जाती है और उनको ऐसे देख पूजा मनोज से कहती है, लगता है आपके माँ को मैं इतनी पसंद नहीं आई हो। इस पर मनोज मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमने ऐसे बिना बताए शादी कर ली ना, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा है मुझको। जल्दी ही मान जाएंगे, अब तुम अंदर आकर थोड़ा आराम कर लो। फिर मनोज पूजा को अंदर लेकर आता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है और मनोज रोहन और काजल को पूजा से मिलवाते हैं और कहते हैं, ये देखो बच्चों, मिलो अपनी माँ से। ये सुन वो दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा आपने पापा, ये हमारी माँ। और फिर मनोज कहता है, हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ है, बताओ तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद आई। इस पर वो दोनों पूजा जो एक नज़र और ध्यान से देखते हैं और रोते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पापा, ये औरत हमारी माँ नहीं हो सकती, हमें ये औरत बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं और उनको ऐसा देखकर मनोज को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि वो दोनों हमेशा ही उससे माँ के लिए जिद किया करते थे और आज वो दोनों पूजा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे
जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, मगर फिर भी वो खुद को संभालता है और पूजा से मुस्कराते हुए कहता है, वो ये दोनों तो अभी बच्चे हैं, तुम उनकी बात का बुरा बिल्कुल भी मत मानना। ये दोनों जल्दी ही तुम्हें अपनी माँ मानने लग जाएंगे। ये सुनकर पूजा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने की। पूजा की ये बात सुनकर मनोज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे आज ही काम के सिलसिले में वापस से कश्मीर हाईवे पर जाना पड़ेगा और मुझे कम से कम 2 दिन तक वहाँ पर रुकना भी पड़ेगा। मैं 2 दिन बाद आऊँगा। फिर पूजा कहती है, कोई बात नहीं, आप अपना वहाँ पर ख्याल रखना और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी सबका दिल जीतना की। उम्मीद है कि आपके वापस आने तक मैं अपने इन इरादों में कामयाब हो जाऊँगी। और फिर मनोज अपनी माँ से भी आशीर्वाद लेता है और काम के लिए निकल पड़ता है। मगर उसको पूजा की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसको पता था कि घर पर उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। इसलिए वो अपना काम जल्दी से ख़त्म करके वापस घर जाना चाहता था। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और मनोज अपने घर जाने को निकल पड़ता है। उसको चिंता थी कि कहीं उसकी माँ पूजा से लड़ने तो नहीं लग गई, और यही सोचकर वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। और घर पहुंचते ही उसकी माँ रेखा घर से बाहर आती है और मनोज से कहती है, चल अच्छा है, कैसा गया तेरा काम। इस पर मनोज कहता है, सब ठीक से हो गया है माँ, बाकी घर पर सब ठीक है। इस पर रेखा कहती है, हाँ हाँ, हम सब तो एकदम ठीक हैं, आखिर हमें क्या होगा, चल अब अंदर आकर खाना खा ले। इतना कहकर रेखा मनोज को अंदर लेकर आती है और उसको खाना परोसती है, और खाने में मीट होता है, जिसे देखकर मनोज काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उनके घर पर मीट नहीं बनता था और अचानक से वह सब मीट खा रहे थे। और पूजा भी मनोज को मीट परोस रही होती है। और फिर मनोज कहता है, अरे ये क्या माँ, हम सब नॉनवेज तो खाते ही नहीं है ना, तो फिर आज अचानक से। इस पर मनोज की माँ कहती है, अरे बेटा, नहीं खाते थे तो क्या हुआ, अब खाएंगे ना, और वैसे भी इन मीट मछली में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, अब हमारे घर में ये सब कुछ बनेगा। फिर मनोज कहता है, मगर माँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं खाया जाएगा, अगर घर में कुछ और है तो बता दो। इस पर उसकी माँ कहती है, नहीं, अब घर में और कुछ नहीं है, अब हमने सब्जियां लेना छोड़ दिया, अब हमारे घर 3 टाइम मीट ही बनेगा, तुझे खाना है तो बता। फिर मनोज वहां से चला जाता है और अपने लिए कुछ और बनाने लगता है, मगर उसको ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर वो देखता है कि रोहन और काजल उससे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर भाग रहे हैं। वो दोनों उसके पास तक भी बैठ रहे थे और उनके हाव भाव से पता लग रहा था कि वो उससे डर रहे थे। अब मनोज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा था। फिर मनोज को ऐसा लगता है कि वो सब शायद उससे नाराज़ है, इसलिए उन्हें मानने के लिए वो उनके लिए बहुत सारे कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ लेकर आता है, मगर उन दोनों में से कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था और उसके लाए हुए गिफ्ट भी कोई भी नहीं लेता। इसी भी बीच मनोज रोहन और काजल से बात भी करने की कोशिश करता है, मगर वो हमेशा उससे दूरी बनाए रखते हैं। और फिर एक दिन काजल अचानक से खेलते खेलते बेहोश होकर गिर जाती है और घर पर सब डर जाते हैं, और मनोज जल्दी से काजल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। और वहाँ डॉक्टर मनोज को बताते हैं कि काजल के शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है, और डॉक्टर मनोज से कहते हैं, आपकी बेटी के शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी है। क्या बात है, ये ढंग से खाना वाना नहीं खाती क्या? खून की इतनी ज़्यादा कमी है शरीर के अंदर की, इसको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रही है, इसका अच्छे से ध्यान रखो, प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाओ इसे, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। इस पर मनोज कहता है, मगर डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले ही तो ये बिल्कुल ठीक थी,
ये एकदम से इसके शरीर में खून की कमी कैसे हो गई है? इस पर वह डॉक्टर कहता है, ये तो आपकी जानो कि आपकी बेटी के शरीर में इतनी खून की कमी कैसे हो गई। खैर, आगे से ध्यान रखना। अभी के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये समय पर उसको दे देना और इसका ध्यान रखो। इतना कहकर वह डॉक्टर मनोज को कुछ दवाइयाँ लिख देता है और उनको लेकर घर चला जाता था और घर पर सबको इस बारे में बताता है, मगर कोई भी मनोज की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और ये सब बहुत ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहे थे और लगातार एक ही जगह में देखे जा रहे थे और उनको ऐसा देख मनोज को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वह जोर जोर से उनको अपनी बात बता रहा होता है, मगर कोई भी वहां पर उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर पूजा वहां आती है और कहती है, क्या कहा डॉक्टर ने? फिर मनोज पूजा को सारी बात बताता है और कहता है, तुम जरा काजल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। इस पर पूजा मनोज से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका अब अच्छे से ध्यान रखूंगी। पूजा ऐसा कह तो देती है, मगर मनोज को अभी भी अपनी बेटी काजल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। और फिर उसी रात मनोज जब पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका बेटा रोहन आधी रात को छत की तरफ जा रहा था और उसको ऐसे इतनी रात में ऐसे छत की तरफ जाता देख मनोज को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उसका पीछा करने लगता है। और वो जब छत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रोहन छत पर जाकर एक पक्षी को निकलता है और उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और ये देख मनोज इतना ज्यादा डर जाता है कि चिल्लाने लगता है और भागकर रोहन के पास जाता है और उसके पास से वो पक्षी की लाश को फेंक देता है। मगर फिर रोहन मनोज के ऊपर ही हमला कर देता है और उसको मारने पीटने लगता है। मनोज उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर रोहन तो ऐसे उसके ऊपर हमला कर रहा था जैसे कि उसके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर रखा हो। और फिर मनोज को भी रोहन के ऊपर हाथ उठाना पड़ जाता है और वो रोहन को खींचकर एक थप्पड़ मारता है जिससे रोहन को होश आता है और वो कहता है कि ये क्या, मैं इतनी रात को अपने कमरे से छत पर कैसे आ गया? फिर मनोज उससे कहता है कि यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूं रोहन की तू इतनी रात को यहाँ क्या करने के लिए आया था और तू उस पक्षी को खाने की कोशिश क्यों कर रहा था? आखिर हुआ क्या है तुझे? फिर रोहन रोते हुए कहता है कि पापा, आजकल मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। जैसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। मुझे बहुत डर लगता है पापा। मैं जब भी आपके पास आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करती है। कुछ करो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन की यह बात सुनकर मनोज को भी अब रोहन की चिंता होने लग गई थी और वो सोचता है कि जरूर से कोई तो गड़बड़ है इस घर में। इसलिए मनोज ठान लेता है कि वो इस बारे में किसी बाबा से मिलेगा और उनसे इस बारे में पूछेगा कि आखिर क्या हो रहा है उसके घर में। मगर वो रोहन को इस बारे में घर पर किसी को भी बताने से मना करता है। फिर रोहन भी उसकी बात मान जाता है और उसके बाद अगली सुबह मनोज किसी को भी बताए बिना ही एक पंडित से मिलने के लिए जाता है। वो पंडित काफी ज्यादा विद्यमान थे और उनके पास तरह तरह की शक्तियां थी। वो उस बाबा को काफी ज्यादा अच्छे से जानते थे, मगर कभी भी उनसे अच्छे से मिले नहीं थे, क्योंकि उसके घर में इस तरह की पहले कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आई थी कि उसको इन बाबा से मिलना पड़े। और वो बाबा भी उसको वहां देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे मनोज, तुम्हें आखिर यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? सब ठीक तो है ना? इस पर मनोज उस पापा से कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है बाबा। कुछ दिनों से मेरे घर में अजीब अजीब तरीके की चीज हो रही है। मेरे दोनों बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। मेरी बेटी काजन के शरीर में तो बहुत ज्यादा खून की कमी हो गई है और मेरा बेटा रोहन अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है।
मेरे घर में कभी भी मीट मछली बनती नहीं थी, मगर अब तीनों टाइम मीट मछली ही बनती है। कृपया कर आप मुझे कोई रास्ता बताइए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। उसके बाद मनोज उस पापा को विस्तार से सब कुछ बताता है, और ये सुनकर वो बाबा कहते हैं कि मुझे भी ये कोई भूत प्रेत का चक्कर ही लग रहा है। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर में भूत प्रेत है कि नहीं, इसका पता लगाने का एक तरीका है मेरे पास। इतना कहकर वो आप अपने पास एक नींबू निकालकर मनोज को देते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये नींबू मैंने इस नींबू के ऊपर कुछ मंत्र कर दिए हैं और एक कपड़े के अंदर बांधकर इसके ऊपर एक धागा बांध दिया है। इसको अपने घर के दरवाजे पर रख देना। अगर को कल ये नींबू लाल हो गया तो समझ जाना कि तुम्हारे घर में भूत प्रेत का साया है। अगर तो ये पता चल गया तो हम लोग इसके बारे में एक पूजा करवाएंगे, मगर वो पूजा से भी वो तुम्हारे घर से जाएगी कि नहीं, इस बारे में भी मैं तुम्हें पक्का कुछ नहीं कह सकता। उन बाबा की ये बात सुनकर मनोज काफी ज्यादा डर जाता है और वो नींबू लेकर कहता है, अगर तो यह नींबू लाल रंग का निकला तो आप जल्द से जल्द मेरे घर में पूजा करवा देना। मैं नहीं चाहता किसी भी उस प्रेत की वजह से मेरे घर में कोई भी विपत्ति आए। और फिर मनोज वहां से वो नींबू लेकर चला जाता है और किसी को भी बिना बताए वो नींबू घर के मुख्य दरवाजे के पास में रख देता है। वो मन ही मन यही चाहता था कि वो नींबू का रंग लाल ना पड़े। और फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और पूजा उससे कहती है, क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर मनोज कहता है कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस घर का ध्यान रखो। इस समय मैं घर की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हूँ, तुम बस घर के सारे लोगों का अच्छे से ध्यान रखो। फिर पूजा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबका ध्यान रख रही हूँ। फिर अगले दिन मनोज सुबह सुबह जल्दी से सबके उठने से पहले ही उठ जाता है और चुपचाप से दरवाजे के पास जाकर उस नींबू को देखने जाता है और वो कांपते हुए हाथों के साथ उस नींबू को खोलता है। उसके मन में अभी भी यही उम्मीद थी कि शायद वो नींबू लाल नहीं पड़ेगा, और उसी उम्मीद के साथ वो धीरे धीरे से उस नींबू को खोल रहा होता है। मगर वो जो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और वो नींबू का रंग लाल ही निकलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कांपते हुए जल्दी से उस नींबू को लेकर उस बाबा के पास जाता है और उनको वो नींबू दिखाते हुए कहता है, ये देखिए बाबा, इस नींबू का रंग तो लाल ही निकल गया, मतलब कि मेरे घर में भूत चुड़ैल का साया है। मुझे कैसे भी करके अपने परिवार को उस साए से बचाना है। उसके बाद वह बाबा उससे कहते हैं कि जब तुमने मुझे अपने घर में हो रही उन अजीब घटनाओं के बारे में पहली बार बताया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे घर में जरूर से कोई भूत प्रेत का साया है। और आज तो यह बात भी तय हो गई कि जो मैं सोच रहा था वही सच है। मगर तुम फिक्र मत करो, अभी भी हमारे पास अच्छा खासा समय है। हम लोग जल्द ही तुम्हारे घर में पूजा करवाएंगे और इस पूजा में जो सामग्री लगेगी उस सामग्री को मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। तुम जल्दी से यह ले आना, उसके बाद हम पूजा शुरू कर देंगे। मनोज उनकी बात मान जाता है और उसके बाद वह बाबा पूजा में लगने वाली सामग्री की पर्ची बनाकर मनोज को दे देते हैं और वह पर्ची लेकर मनोज वह सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता है और सामान लेकर घर आ जाता है और बाबा को फोन करके बताता है कि उसने पूजा की सारी सामग्री खरीद ली है और अब जल्दी से पूजा शुरू कर दी जाए। और फिर वह बाबा कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया जो तुम सामान लेकर आ गए, मगर आज मेरे पास समय नहीं है पूजा करवाने का, मुझे माफ करना, मगर यह पूजा अब कल ही हो पाएगी। फिर मनोज डरते हुए कहता है कि कल पूजा करवाएंगे, मगर अगर आज रात उस प्रेत ने मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ गलत कर दिया तो?
इस पर वह बाबा कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें डर लग रहा है, मगर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरी तकलीफ को समझो, कल हम लोग अवश्य ही पूजा करवा देंगे। उसके बाद तुम इन सब से मुक्त हो जाओगे। मनोज के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और वह जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। और वह बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, और पूजा भी उसके इस डर को भांप लेती है और कहती है, क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा डरे डरे से लग रहे हो, क्या बात हुई? मगर मनोज उसको कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, बस। और इतना कहकर मनोज सोने लग जाता है। मगर पूजा को यह सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब कर रहा था। वह इस बारे में जानना चाहती थी, मगर फिर वह ज्यादा कुछ नहीं कहती और वह भी सोने लगती है। मगर फिर आधी रात को मनोज की एकदम से आंख खुलती है और वह खुद को छत पर से उल्टा लटका हुआ पाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। मगर फिर उसको किसी के हंसने की आवाज आ रही है, और वह देखता है कि उसकी माँ रेखा ने उसके पैर पकड़कर उसको लटका रखा था, और वह लगातार इसके ऊपर हंसे जा रही थी। मनोज कहता है, आपने मेरे पैरों को ऐसे क्यों पकड़ रखा है कि आपने मुझे यहां से लटकाया है? इस पर वो कहती है, हाँ मनोज, यू बिल्कुल ठीक समझा। मैंने ही तुझे यहां ऐसा लटकाया है, और मैं ही तुझे यहां से ऐसे फेंक दूंगी ताकि तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोज रोने लग जाता है और गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ से कहता है कि मगर माँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारा प्यारा बेटा हूं ना। फिर आखिर तुम मुझसे इतना ज्यादा नाराज कैसे हो गई कि अपने ही बेटे की जान लेने के पीछे पड़ गई? ये सुनकर रेखा फिर से हंसती है और कहती है कि बेटा? कौन बेटा? मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। फिर मनोज कहता है, माँ, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर अभी वो प्रेत हावी हो रखा है, मगर तुम मेरी माँ हो, और एक माँ अपने बेटे की हत्या बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि अभी वो प्रेत तुम्हारे ऊपर है, मगर एक माँ भी तुम्हारे अंदर इस वक्त मौजूद है, और मुझे पता है कि वो माँ मुझे कुछ नहीं होने देगी। है ना माँ? मैंने ठीक कहा ना? मनोज के मुंह से बार बार माँ शब्द सुनते ही रेखा के अंदर कुछ अजीब सी हरकत होने लगती है, और उसके शरीर को झटका लग रहे होते हैं, और ऐसे ही थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाती है, और मनोज को ऐसे देख बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से उसके ऊपर खींच लेती है और उसको गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, और उससे पूछती है कि आखिरी है सब क्या हो रहा है। मगर मनोज इसको ज्यादा कुछ नहीं कहता और कहता है कि माँ, जो भी हुआ था मैं उसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहता हूँ। बहुत रात हो चुकी है, अब सोने चलिए। इतना कहकर वो दोनों फिर से सोने चले जाते हैं, और अगली सुबह वो बाबा घर आते हैं और उसको घर पर ऐसे देख सब उनके बारे में पूछने लग जाते हैं। और फिर मनोज सब कुछ बता देता है और कहता है, बस आज की पूजा, और फिर उसके बाद हम उस प्रेत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद वो पूजा शुरू हो जाती है, और फिर वो बाबा कहता है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि तुम्हारे घर में और किसी से नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी पूजा से वो प्रेत आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी पूजा उसे प्रेत की गिरफ्त में है। ये सुनकर मनोज काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रही थी। इससे पहले कि मनोज आगे कुछ कहता, वो देखता है कि पूजा उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थी। और फिर मनोज कहता है कि माँ, ये पूजा कहाँ चली गई? और फिर वो देखता है कि उसकी माँ भी बहुत ज्यादा अजीब सा व्यवहार कर रही थी, और साथ ही साथ उसके दोनों बच्चे रोहन और काजल भी अजीब अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। और उनको ऐसा देखकर मनोज काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है,
बाबा ये सब क्या हो रहा है इनके साथ। और फिर वो बाबा कहते हैं, समझ गया बेटा, सब कुछ समझ चुका हूं अब मैं। ये सब को तुम्हारी पत्नी पूजा का ही किया धरा है। तुम्हारी पत्नी पूजा असल में चुड़ैल है, और जो तुम्हारी बेटी के शरीर में खून की कमी हुई थी वो भी पूजा की वजह से ही थी, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार वालों का खून पी रही है। ये सब सुनकर मनोज के तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है, और वो कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा, मगर वह तो इस समय यहां पर है ही नहीं, और फिर भी ये सब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और फिर वह बाबा कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ मनाना आसान नहीं होगा, मगर यही सत्य है। और बात रही तुम्हारी पत्नी पूजा की, तो वह इस समय इसी घर में ही मौजूद होगी, क्योंकि मैं यहां आने से पहले एक सुरक्षा कवच लगाकर गया था, और उस सुरक्षा कवच के बाहर कोई भी नहीं जा सकता। और पूजा भी इस समय यही कहीं होगी। अब हमें पूजा जारी रखनी होगी, ताकि वह इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। और फिर वह सब पूजा जारी रखते हैं, मगर पूजा गुस्से से वहां आती है, और भी बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी उस समय, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और शरीर का रंग पीला पड़ा हुआ था। और उसको ऐसे देखकर मनोज बुरी तरह से डर जाता है। फिर पूजा बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज में कहती है, बंद करो ये पूजा, वरना मैं इस सब को खत्म कर दूंगी। मगर वह बाबा इस पर कहते हैं, अच्छा हुआ जो तू आ गई। और क्या कहा तूने कि तू इनको खत्म कर देगी? तुझे शायद पता नहीं है कि अब तू इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मगर मैं अब तेरा खेल खत्म करने वाला हूं। और इतना कहकर वह बाबा एक राख का धुआं वहां उड़ाते हैं, जिससे पूजा अजीब सी हरकत करने लगती है और तड़पने लगती है, और वह बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। और फिर ऐसे ही पूजा वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, और मनोज उनका धन्यवाद करता है और कहता है, बाबा अब वह दोबारा तो नहीं आएगी ना? इस पर वह बाबा कहते हैं, नहीं, अब वह नहीं आएगी, और तुम्हारा परिवार भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मगर हाँ, आगे से तुम ध्यान रखना कि किसी पर भी ऐसे आंख मूंद कर भरोसा मत करना। फिर मनोज भी इन सब से एक सबक लेता है, और आगे से किसी को भी लिफ्ट देने से पहले 100 बार सोचता है और सतर्क हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी पर। धन्यवाद।